दोबारा थोड़ा कड़वा सच को बोलना चाह रही हूं। कश्मीर फाइल्स के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले, उसका खिलाफ बात करने वाले नए 100, 200 इतना ही हुआ, आप इसके ऊपर क्यों इतना चिंताजनक बात कर रहे हो? सर, उस समय का 2-3 सच्चाई हम याद करना चाहिए। जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था, और मैं बोलना नहीं चाहती, नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर। हस्बैंड के सामने वाइफ का, you will understand, sir. Can't even utter this here. Can't even utter this. People were threatened, you will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंका, नहीं, that didn't happen. Denial, आज भी डिनायल हो रही है। और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए, इवन नाउ, ये मैं दुख के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया, और ये भी बोले कश्मीरी पंडित्स खुद जाकर के चल गए कश्मीर से, उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए, और हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था, कुछ काम था, पता नहीं, और खुद वो, क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रही है, जमीन मिल रही है, जॉब मिल रही है, रिजर्वेशन, उसके लिए वो निकल गए। और ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बिलीफ, कांग्रेस पार्टी के बिलीफ, सेपरेटिस्ट का लॉन्ग बैटल है ये, सेपरेटिस्ट एंड दोस हू स्टैंड फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए जो लोग हैं उनके और सेपरेटिस्ट के खिलाफ वाले बीच में आपस में झगड़ा है, इसके वजह से उधर दुख हुआ। मगर सच्चाई में बोलूं सर, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, हसनन मसूदी जी हैं इधर, उनके गवर्नमेंट था J&K में, और उसमें पार्टनर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दुख से ये भी मैं कह रहा हूं, नाम नहीं ले रही हूं, तब की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके अपने नसीब देख लो भैया करके विदेश चले गए। ये भी सच है जी। जम्मू कश्मीर के तब की सरकार की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके नसीब को छोड़ करके देश विदेश चले गए, और ये लोग मरे, रेप हुआ, और उन सबको बाहर भागने का बदनसीबी उनके ऊपर आया। आज भी कांग्रेस कल के ट्वीट के द्वारा कांग्रेस उसको डिनाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेपरेटिस्ट का और देश के खिलाफ लड़ने वाले सेपरेटिस्ट का और देश के आमने सामने के लड़ाई, अगर वो सच है सर, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, अगर वो बात सच है, कांग्रेस के ये बात सच है, तो उनसे पूछना चाहती हूं, J&K का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके, जो सेपरेटिस्ट है, और आज बयान दे रहे हैं कांग्रेस कि सेपरेटिस्ट और भारत देश के खिलाफ झगड़ा, अगर वो सच है तो क्यों आपने वो सेपरेटिस्ट को बुला करके प्रधानमंत्री जी के हाथ शेक करवाया, उनको इनवाइट किया?
क्या सच है? आप एक समय बोल रहे हो कि ये नहीं हुआ, दूसरा समय आपके चीफ मिनिस्टर भाग गए देश छोड़ करके, तीसरा ये लोग भाग भाग करके दिल्ली आकर के शरणार्थी बन गए उन्हीं के अपने देश में। फिर कल सुबह तक कांग्रेस का ट्वीट्स में ये आ रहा है कि सेपरेटिस्ट के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ झगड़ा हो रही है, ये सेपरेटिस्ट वर्सेस भारत देश है। अगर वो सच है, फिर क्यों सेपरेटिस्ट को आपके प्रधानमंत्री जी के पास लेके गए जो हमारे एयरफोर्स के लोग को मराए? सर, मैं किसी का नाम नहीं ली, मगर प्रधानमंत्री जी के पास गए कि नहीं गए? कल का ट्वीट सच है कि नहीं सच? और सर, मैं ये भी बोलूं, ये सुन लीजिए, जरूर ये सुनिए, ये सेपरेटिस्ट एक विदेशी टेलीविजन चैनल में, एक विदेशी चैनल में जाकर के कंसीड किया, माना कि हाँ, मैं एयरफोर्स के अधिकारी को मराया। सर, मैं आपके अनुमति से ये बात बोल रही हूं सर। ये सब हुआ और आज हमसे पूछ रहे हैं सर, अगर ये ट्वीट्स क्यों हुआ? कल ट्वीट उनके आपके ऑफिशियल हैंडल से क्यों हुआ? सर, आखिर मैं ये बात खत्म करना चाह रही हूं, मेरी बात। आज भी जम्मू कश्मीर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए खर्च कर रहे हैं। हम भारत के अंग है। बहुत सारे एमपीस बहुत बात बोले कि पीओके के खर्च भी अगले साल करना। जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट के लिए पूरे कटिबद्ध है हमारे सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी। धन्यवाद। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। सर, मैं अपनी बात का आगाज करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम के उनके जज्बात और उनकी तकालीफ की अक्कासी इस ऐवान में हो सकेगी। शायर ने कहा कि आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सगीर, सिनाए अफलाक से उठी है आहसोसनाक, मर्द हक होता है जब मरूब व सुल्तान व अमीर, कह रहा है दास्तान बयादारी आयाम की, कोह के दामन में वो गम खाने दे खाने पीर। और किसी और जगह पर एक शायर ने अच्छा कहा कि घात में सयाद पहलू में है खटकता तीर का, एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर का। सर, मैं यहां पर ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि आरटीआई के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, या उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर 30 साल में एक ही आदमी का। एक मिनट। Honorable members, if the House agrees,
then the time of the house may be extended up to disposal of financial business of Jammu and Kashmir. Thank you. Please continue. और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी, और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। सर, दूसरी बात यह है कि जो बात यहां पर सरकार की तरफ से कही गई कि जो डिलिमिटेशन हुआ, असेंबली और पार्लिमानी हलकों की जो हदबंदी की गई, वो बड़ा ही साफ सुथरे तरीके से किया गया। कितना साफ सुथरा था देखिए सर, अनंतनाग को उन्होंने मिला दिया पूंछ और राजौरी से। इतना साफ सुथरा था कि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो कंप्लीट एथनिकली कश्मीरी है, वहां से आप उसको मिला दिए पूंछ और राजौरी में। अगर दिसंबर में इंतखाबात होंगे तो मुगल रोड तो बंद होगी, तो किसी को आना है तो डोडा, उधमपुर, जम्मू, पूंछ से उसको आना पड़ेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे? ये आपका साफ सुथरा मुजाहरा है। तीसरी बात यह है कि सर, मैं मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जब जवाब देंगे, वो उस ऐवान के जरिए पूरे मुल्क को बता दें कि आपने दफा 370 को, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आपने कहा था कि हर मर्ज का इलाज हो जाएगा। मर्ज का इलाज नहीं हुआ, मर्ज बढ़ गया। जो मर्ज नहीं था पहले, वो मर्ज बढ़ चुका है। मैं आपके जरिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि इस ऐवान पर आप रख दें कि कितना एक पैसा इन्वेस्ट हुआ नहीं हुआ। एमओयू की बात मत करिए, कागजात तो बहुत निकलेंगे, मगर एमओयू नहीं बल्कि एक पैसा कितना आपने इन्वेस्ट कश्मीर में करवाया। दूसरी बात यह है सर, एक तरफ सरकार बोलती है हम प्राइवेटाइज करेंगे पूरे मुल्क में, एलआईसी और सब चीज, मगर यहां पर हॉर्टिकल्चर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया गया। जो कश्मीरी अपना सेब बेचता था, आप उसको कह रहे हैं नहीं अब हम पीएसयू बना दिए। यह आपका साफ सुथरा और आपकी राह दिखाता है। पावर आपका बरकी का, आपने उसको सेंट्रल पीएसयू से जोड़ दिया। तीसरी बात यह सर, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या फिर कश्मीर के लिए? यहां पर एक पॉलिसी, वहां पर एक पॉलिसी, कौन सी कंटिन्यूएशन है? आप तो यहां पर एक अपना रहे हैं, वहां पर अलग लोग अपना रहे हैं, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं। सर, फार्मा ट्रेडर्स पर दावे हो गए, रेट पड़ गया। जो सप्लायर्स है उन पर रेट पड़ गया। टोल पोस्ट खत्म कर दिया आपने। 114 राइस मिल बंद करने के दहाने पर आ गए। इसका जवाब नहीं है सही है गलत है। अच्छा सर, फिर आप देखिए कि एक और बात मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस आप इतना कर दे रहे कश्मीरियों के ऊपर। यानी आप कल ये बताएंगे, मैं खत्म कर रहा हूं सर, कल आप ये बताएंगे कि नहीं हमने तो इतना पैसा दिया था। सर, कि आप ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है आपकी? और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है सर कश्मीर में आज? अनएम्प्लॉयमेंट सर आज कश्मीर में 7.2% है। ऑल इंडिया पूरे भारत में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 370 निकाल के आपने क्या किया सर? अनएम्प्लॉयमेंट वहां और बढ़ गया। अच्छा सर, ये और एक बात आपसे कर रहा हूं, जे की आईडीसी। सर, ये जे की आईडीसी ऐसा आपने एक शैतान को बना दिया आपने, वहां पर एक शैतान को क्रिएट कर दिया आपने जे की आईडीसी को। और जमीन किसी की भी ली जा सकती है, पुलिस साथ रहेगी और उसके फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत में गलत फैसलों को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, माने जमीन किसकी भी ले लेंगे, पुलिस का ऑफिसर साथ देंगे। तो इसीलिए सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एतबार से आपने वहां पर कोई गलत पॉलिसी की और अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर कन्वेंशन जो है, ये बजट को यहां नहीं डिबेट करना चाहिए। इस बजट को तो वहां के मुंतखब शुदा अवामी नुमाइंदों को बहस करनी चाहिए। यहां पार्लियामेंट में बैठकर हम एक जम्मू का, कश्मीर का कैसे बजट पास करेंगे? तो गैर अखलाकी बात है।
कन्वेंशन के खिलाफ है और इसको बताता है कि आपका मंशा और मकसद क्या है, कि आप यहां पर कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और क्या कश्मीर में मिलिटेंट्स एक्टिविटी नहीं, लोग नहीं मर रहे वहां पर, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो रही, बराबर हो रही है वहां पर। तो इसीलिए सर हम आपसे अपील कर रहे कि आप इन हालात को, खत्म कर रहा हूं सर, इन हालात को देखिए। और कश्मीर की जामा मस्जिद को क्यों नहीं खोलते सर? आप खोलिए ना जामा मस्जिद को, आने दीजिए। आपने जर्नलिस्ट फहाद शाह को पकड़ लिया, क्यों पकड़ा आपने? एक नहीं दो यूएपीए केसेस लगा दिए। आप बोलते हैं हम दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं। कहां दिल और दिमाग को जीत रहे हैं आप तो वहां पर अपने जोर और जबर की बुनियाद पर जमहूरी तरीके से जो आवाजें उठ रही हैं उनको दबा रहे हैं आप। मैं इसकी मजम्मत करता हूं सर, और मैं इस बजट के खिलाफ अपने खड़ा हूं। बोलने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। Thank you, respected Speaker, sir. I think in the last couple of minutes, the most amusing part of this discussion is that we are virtually discussing everything but the budget. But nevertheless, I'm glad at least Dada hinted out to the amount of the budget that is going to be allocated for Jammu and Kashmir. But since I said everything else has been discussed but the budget, so I think sensing the sense of the House, some of those points also need to be responded. Dada is our senior, our guru, a veteran. But Dada, forgive me, I thought you were a reasonable Bengali intellectual. Yeah, I still believe. But, and yes, I appreciate you mentioned our founding member, Sama Prasad Mukherjee, in complimentary terms. But you would also appreciate that, and you also refer to the slogan, the mantra given by him, Ek Vidhan, Ek Kisan, Ek Pradhan. And you would also appreciate, like a good Bengali, when Sama Prasad Mukherjee gave this mantra, there were virtually no takers around. But he followed the dictum of another great Bengali, the son of Bengal, Rabindranath Tagore, कि जादे तो रिडक्शन चले अकला चलो रे, जादे तो रिडक्शन है कि ना चे तो बे अकला चलो अकला चलो रे. So I belong to an organization which has a rich legacy connected to the land to which Sama Prasad Mukherjee belonged. But what I was little confused when Dada suddenly took a turn and said that all this is being said to appease the Prime Minister so that he says good boys. So, no, but what I'm trying to say is, Dada, you reminded me of Rabindranath Tagore's poetry. Just now which I mentioned, Ekla Chalo. And you also reminded me of Shakespeare when you said that. A2 Brutus, Julius Caesar. I thought Dada also talking like that. So in your brief discourse, you have taken me from Tagore to Shakespeare. But my moot question, before I respond to some of the points, is, our friend Manish ji is not there. We have known each other for a very long time. We are very close to each other. And he too belongs to a border area and has faced the threat of terrorism for a very long time, including his family. I thought he would start by complimenting us that on the lines of the Wagah border, we have also started something at the Suchetgarh border, where we have similar exchange of salute in the evening. Suchetgarh border is the border. But having said that, जिस तरह से मनीष जी ने सारा सुनाया कि 5-6 अगस्त 2019 के बाद ये हुआ, वो हुआ, क्या किया, कुछ नहीं किया, और 370 अनुच्छेद हटाया, और क्यों हटाया? तो let me first begin by placing a small question. क्या कांग्रेस पार्टी ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस आज ये कहेगी कि अगर वो वापस आए तो 370 वापस लाएंगे? हाँ, ये बोलो.
So let's settle down this question. You don't say that because you know what the public sentiment is. So you want to beat about the bush and have it both ways. Yes, Honorable Minister, please address the chair. दूसरा, मनीष जी ने भी कहा, दादा ने भी कहा कि गृह मंत्री जी कह गए थे द स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड। तो ये कब होगा? शायद कांग्रेस को याद नहीं है, पंडित नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह गए थे कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी अनुच्छेद 370, लेकिन 70 साल नहीं घिस सकी, हमने घिसाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बागडोर देश की संभाली, एंड ही शोड द करेज, द कन्विक्शन, द कैपेसिटी, एंड द लेजिस्लेशन वाज मूव्ड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह। तो मैं सिर्फ इतना आपको आश्वासन दे सकता हूं, to add to, because I don't have to add to what the Honorable Home Minister has said. He said that the appropriate time statehood would be restored. Can I take the permission of just making a small point that it will not take 70 years? आपने तो 70 साल लगाए 370 हटाने को, फिर भी हटा नहीं सके। हम 70 साल नहीं लगाएंगे, उससे पहले ही, as the Honorable Prime Minister, Home Minister has said, at the appropriate time it will be restored. As long as he is accusable. My friend Rajaji asked me, how long are you going to accuse Nehru? I said, as long he is accusable, as long generation after generation continue to pay for the follies and the Nehruvian blunders. Hua kya hai? On a serious note, there is a vested interest in Jammu and Kashmir also, which survives, thrives, and flourishes in an atmosphere of mayhem, insurgency, terrorism, uncertainty, 5-10% voting हो, चुनाव हो जाए, सदस्य बन जाए, सदन के भी, लोकसभा के भी, विधानसभा के भी, सरकार बन जाए, and they flourish in an atmosphere of vacuum. और ये 370 का जाना सबसे ज़्यादा उन्हीं की पीड़ा का कारण है. In fact, I said this earlier, about 3 years back. I hope someday somebody would suggest that there should be a minimal threshold voting percentage for any candidate to qualify to become a member of the Lok Sabha. Yes. Otherwise, we'll have to bear with the 7%, 8% vote turnout members. Yes, and I'm sure Dada's party will support us when we do that. The TMC. और इसलिए, to keep the pot boiling, every day a new story is manufactured. The latest is only a few hours ago. And it also relates to what the subject that Dada mentioned, that of Kashmiri Pandits. Just around the time when this house sat in the morning, the Congress party ने एक बयान जारी किया कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन का कारण जगमोहन थे, कि जगमोहन ने उनको वहां से भगाया. And such an inhuman and insensitive observation of a historic tragedy, because I don't know whether we realize. नहीं, पहले उन बातों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप भी यही बातें करेंगे. The biggest, I think the only instance in the history of the world where a huge population of a community became homeless in their own homeland, refugees in their own country. And the biggest exodus possibly that has happened after that of the 1947 partition, when there was exchange of Hindu and Muslims and the riots followed. और ये बात जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी शॉर्ट है, ये सोचते हैं बाकियों की मेमोरी है, लेकिन वी हैव अ एलिफेंट मेमोरी, हमने तो काम ही ये किया. I vividly remember in early 90s when the exodus had just taken place, the same Congress party had said that Jagmohan has generated this exodus because he wants Kashmiri Pandits to go and get free plots in Jammu and Delhi.
And that time also I had said, मोहसिन भोपाली एक शायर हुए हैं, उन्होंने बंटवारे के समय जब इतनी बड़ी संख्या में आबादी इधर से उधर जा रही थी और कत्लो गारत हो रही थी, तो तब भी कुछ लोगों ने व्यंग किया, तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलता हुआ नशेमन अपना। जिस आदमी को ये कभी कल्पना ना की हो, तसव्वुर ना किया हो कि मेरे घर को आग लग जाए, वो आतिश नज़र हो तो उसका क्या मंजर होगा, क्या दृश्य होगा, वही आदमी इस तरह की संवेदनहीन बातें कह सकता है। कोई अपना घर नहीं छोड़ता। द मैनर इन विच दे वर आस्क्ड टू लीव देयर होम एंड हर्थ। And I don't want to go back because इन्होंने कहा Nehru, and I said that in the last debate also. If only Nehru had allowed his home minister to handle Jammu and Kashmir as he was handling the rest of the princely states, I think we would not have arrived at a pass that we have. Yes, absolutely. Absolutely, and that is why, in the spirit of good comradeship and a good cabinet collective responsibility, he allowed his own Prime Minister to intrude into his domain, which was naturally his domain as Home Minister. मोदी जी ने सरदार पटेल को वो रुतबा दिया, वो दर्जा दिया जो ना कांग्रेस दे सकी ना टीएमसी दे सकी। अब ऐसा है, गांधी जी भी इधर आ गए हैं, महात्मा गांधी, पटेल भी आ गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी आ गए, सुभाष चंद्र बोस भी आ गए, और नहीं मोहिता जी अब दादा भी इधर आ गए। Yes, please, please. और दादा भी आ गए। The question is, Yes, Minister. Minister, you are responsible. सभी है, सबका साथ सबका विकास। आपका भी विकास है। अब बेसिकली क्या हुआ कि दे आर लूजिंग देयर आइकॉन, दे आर सर्चिंग कि पटेल कहाँ, गांधी कहाँ, अम्बेडकर कहाँ, सुभाष कहाँ। But it had to happen because Modi ji has introduced a new political culture in this land. You have been seeking votes to come here. Who else not? All of us are here with vote, but not using vote as a vote bank to reach out where it is required. Not appeasement. And this is what we are talking in the context of Kashmir is absolute appeasement. National Conference के जज साहब बैठे हैं. What happened in 1987? This entire exodus was triggered by a rigged election, and आप कह रहे हैं कि जगमोहन ने निकाला, बीजेपी ने निकाला, राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का अकॉर्ड था, आप साथ साथ थे, इलेक्शन रिग हुआ, उसके बाद किलिंग हुई, स्क्वाड्रन लीडर खन्ना and others got killed by in their Air Force uniform, and the killers were still at large. The action has started against them only after the governor's rule, after it became UP. और कश्मीरी पंडित इसलिए वहां से निकला, Yes, Minister. लेकिन छोड़ी भी हम ही ने, लेकिन दाद दीजिए, कोई मजबूरी नहीं थी, हमने सत्ता त्याग दी जब हमें लगा कि हमारे सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा। जितेंद्र सिंह जी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री a coalition, we have walked out of coalition by a voluntary decision, not under any compulsion. You are responding to all the queries, not making speech. Sorry, Mr. Speaker, sir. So there were selective killings of the Kashmiri Pandits. Kill one, threaten 1,000. That was the formula being followed. Tikalal, Taplu, then another director from Doordarshan, just because he happened to be Kashmiri Pandit. So they had to leave their home and hearth and run away. But that apart, this has been triggered with this film called Kashmir Files, which has come in. Now,
अगर वो जाएंगे भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही जाएंगे। दादा, मुझे हैरत इस बात की होती है, अब जज साहब भी मुझे टोक रहे हैं, जज साहब भी टोक रहे थे, कांग्रेस भी। मैं ये कह रहा था कि अब तो सबक सीख लीजिए। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे नेता धीरे धीरे एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ हाई कमांड किसी बहम में है, and those who have not joined are waiting to join. And I think that's a vindication, huge vindication, that the Bharatiya Janata Party-led government under Prime Minister Modi is on the right course. We have redeemed Kashmir. We have done what Congress should have done. We have done what Congress promised to have done. It was the Congress stalwarts who in the Constituent Assembly also suggested and agreed to include the temporary clause phrase. They couldn't do it because over the years a vested interest developed and they thought this was going to serve their advantage. अब एक एक करके 2-4 मिनट लेके जो मुद्दे उठाए गए हैं, incidentally the statistics has also been translated into political phrase while being presented in this house. Munish ji कह रहे थे कि he was very much concerned about the governance part of it. कि साहब governance का क्या हुआ 33 महीने में. Before 5th and 6th August, and before this area became a union territory, there were a host of such rules, laws, which I am sure no political party would have an objection to be implemented, not even Dada's party. For example, Prevention of Corruption Act 1988. Dada, why would you oppose? Nobody would oppose. It was not implemented in Jammu and Kashmir under the LAB of 370. So 370 was actually being used for guarding their own interests. And since I'm also dealing with DOPT, it was DOPT law, and after 30 long years, it was amended in 2018 through an amendment that we brought, wherein we introduced certain modifications, improvisations. Even the bribe giver was made answerable for this crime. But in Jammu and Kashmir, this law was introduced only about 1.5 years back. Now, this has got nothing to do with the special status or identity or autonomy or all those tall claims. Similarly, Child Marriage Act. Dada, tell me, which country in the world will have an objection to punish a person who encourages child marriage? बाल विवाह तो एक पाप माना जाता है, गुनाह माना जाता है, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो. What prevented the successive Congress and National Conference governments in Jammu and Kashmir for not allowing this law to be implemented? Dowry Act. I'm sure our sisters on both the sides would bear me out. What was wrong in implementing Dowry Act? This has been implemented only 1.5 years. Today, it is an era of evidence-based argument. Unfortunately, we don't cite arguments. ये गलत कैसे है? This is on record. This is on record. No, I'll tell you. जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं बताता. अब मैं आपको बताता. I'm not yielding. मैं आपको समझाता हूँ. हुआ क्या है? To cover up for that, they had their own anti-corruption act. They had their. अरे मैं वही कह रहा हूँ. जो आप कहना. They had their. But why? Sudhi ji, you can. बात ये है कि मेरी बात. Ministry is not yielding. You can counter your argument. मैं ये नहीं कह रहा. You had your own anti-corruption act. Why didn't you implement the Prevention of Corruption Act of India, which even West Bengal was implementing? Why couldn't you? Minister, if you are anyway, if you are responding, if you are responding to all the queries, then you have to yield. इन्होंने ऐसा एक्ट बनाया कि जिसको जेल खाने में डालना है डाल दो, जिसको बरी करना उसके खिलाफ केस लगाओ, वो 25-30 साल नौकरी करके सेवा निवृत्त हो जाए, भगवान को प्यारा भी हो जाए, केस का फैसला ना हो. That was the kind of anti-corruption act that they had.
These are petty points. I am sorry, Dada, if Child Marriage Act issue is a petty point. It's a matter of shame. No. I think the nation, the whole country is watching you, Dada. Doesn't behove you saying so. Yes, if please. you say Dowry Act and SC/ST reservation. अरे साहब political reservation अभी ये दुनिया सारी जानती है. It's part of the records. What are you saying, Jai Sahab? Mr. You can counter in your speech. Jai Sahab, मैं जानता हूँ आप कानून साज हैं, लेकिन मार्क ट्वेन एक बात कह गए थे इकोनॉमी के बारे में. Economy too serious a subject to be left to economist. We saw happening this in this country also. So I think law too serious to be left to judge alone. Let the members of the House deal with this. It is a matter of fact. It's on record. RTI Act आपका अपना था, वो नहीं था जो बाकी हिंदुस्तान में था. ये सारे पिछले 2 सालों में लगे. हिंदुस्तान वाला ही लगाया है. 73-74 अमेंडमेंट जिसकी अभी जुगल किशोर जी बात कर रहे थे. What prevented you? And you know something who brought in 73-74? Gaurav Gangoi ji, you will be happy and I compliment you that. It was Rajiv Gandhi government. और इससे क्या था? Let's have a fair debate. No, I compliment you. अरे I am complimenting you. You see the fact उससे क्या था कि जो राशि केंद्र से निर्धारित की जाए स्थानीय इकाइयों के लिए सीधा निर्वाचित प्रतिनिधि तक पहुंचे. पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी. जम्मू कश्मीर ने क्यों नहीं लगाया? वहां तो कांग्रेस की सरकार गठबंधन में थी, अपना ही लाया हुआ एक्ट नहीं लगाया. National Conference and Congress were ruling the state and still not implementing what they cherished as Rajiv Gandhi's hallmark. हमने लगाया ना, अब लग चुका है. And now 10,000 crore is directly going to the kitty of the local body. Earlier, why it was not implemented? So that the central grant would go to the Chief Minister office or go to the Parliamentary Minister office, and then he or she would decide how much to give whom and when. इंटरव्यू समाप्त करने का कार्य 6 महीने पहले हुआ. प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि क्या इस प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिकायतें आती थी कि 100 अंक लेता था कोई रिटन टेस्ट में, उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता, और जो रिटर्न में कम लिए होते उसको 100 अंक इंटरव्यू में देकर किया जाता. भाई भतीजा बात होता, पक्षपात होता, कहीं लेन देन के भी इल्ज़ाम आते. सारे देश में ख़त्म किया गया. डीओपीटी का हमारा विभाग था, मैंने स्वयं पत्र व्यवहार किए एक के बाद एक रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ द स्टेट इन जम्मू एंड कश्मीर, समटाइम्स चीफ मिनिस्टर, समटाइम्स. But it didn't happen. It was possible, it could be done only after the Lieutenant Governor took over. The interviews have been abolished. Like in the rest of the country, Prime Minister Modi gave a level playing field in job recruitments. फिर आई बात delimitation की. I'll not go into that because I'm sure at least for that Judge Sahab would appreciate me, because it's a constitutionally constituted body, so we respect its integrity. We don't have to question its motives. Now, industry. I think Manish ji would appreciate if I just correct his figures. वो कह रहे थे कि बाहर से कोई निवेश नहीं हुआ. Officially, more than rupees 50,000 crore has already been invested in Jammu and Kashmir. And leading houses, including the Apollo corporate in the medical sector, Haldiram, and so many leading houses have already put in their investments over there, and it's in the process of acquirement of land, etc. Lulu, yes. अब आ गया employment का. See, there, like rest of the country, have been issues of employment. But no government in the world can give a salaried government job to each and every individual. But yes, I agree. For a responsible government, the duty is to prepare means of livelihood. And now the question is why these means of livelihood were not made available in Jammu and Kashmir, even in spite of the fact they were available in the rest of the country. Especially after 2016,
Stand Up India, Startup India movement started in a big way. Again, Prime Minister Modi announced it from the Red Fort. Why didn't it pick up in Jammu and Kashmir? Because the atmosphere was created in such a way that they live in a cocoon, they are not given exposure from outside world, and then you can thrive in that atmosphere. और उल्टा ना कोई रिक्रूटमेंट रूल था, ना कोई प्रोसेस था. जो सरकार आती अपनी मनमानी से नियुक्तियां करती गई. We have about 1 lakh daily wagers now. And government is seriously working on that, both the Home Ministry at the center and the Lieutenant Governor's office, to find out a solution how best to address their problem. Because वो ठगा गया उनको. उनका अपना तो कोई कसूर नहीं है. उनको कहा गया था ये जम्मू कश्मीर पैर फंसा दीजिए, बाद में खुद ही परमानेंट हो जाएगी. But we have all the sympathies for them. They have been left in a lurch and fending for themselves for a few thousand rupees. But we have accepted that challenge because there are certain complications involved. कोई ऐसा रास्ता हो जिसमें litigation ना आए, जिसमें जो दूसरा youth unemployed है उसको बेचैनी ना हो, वो इतराज़ ना करे. But we are seriously seized of the matter. अब मनीष जी ने कहा कि रिजर्वेशन होनी चाहिए माइनॉरिटीज़ की. हैरत की बात है, इतने साल कांग्रेस रही, उन्होंने नहीं सोची ये बात. अगर ये आपको ज्ञान पहले आ गया होता तो आप हमारे से क्यों मांग करते, खुद ही कर दी होती. आपने तो माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाया, सिख समाज उसकी मांग करता रहा, क्यों नहीं बनाया. अब I don't want to go into that history क्योंकि फिर that will trigger something else. Dada also expressed concern that there is 73% of the budget to security. 63. And Manish ji also. But Dada, you may be right, but Manish ji से ये कहूँगा कि उन्हीं की देन है, ये उन्हीं की विरासत है जिसको भुगतने के लिए इतना बजट वहाँ लगाना पड़ता है. If the militancy and terrorism were not allowed to flourish in the manner they did, with the tactic connivance of the government in place, maybe we would not have reached such a stage. As of today, ये गलत है कहना. I have the figures with me. If the speaker allows me, I'll just read out one or two important, those figures which are pointed out by my friend Manish. He was particularly mentioning to the infiltrations. Now, as far as infiltrations are concerned, in the year 2010, during UPA 2, there were 489 attempts made. When this government came in and we took the oath on the evening of 26th May 2014 under Prime Minister Modi, in that year 2014, the number of infiltration attempts were 222. In the last year, that is 2021, under Prime Minister Modi, the number of attempts has come down to two figures, it's just 77. And this year, in the last 2 months, it's been only 7. Sorry, only 4. So last full year, 12 months, it was 77. This year, in the first 1 month or so, it has been only 4. Now compare it to the huge numbers. So why I think the figures speak for themselves. Minister sir, why don't you give a status pre-Article 3, abrogation pre-Article 370 and post-Article 370? Yes, I have that also, Honorable Speaker. And if you allow me, I will give you that also. But I have actually, why I didn't go into data, because my colleague, MOS Home, Nityanand ji, has already furnished this as a reply to the House. I, in fact, have only borrowed that from the library of the Parliament. So it's already in the... Even subsequent statement will be good enough. Sure, we can. I can also suggest to MOS Nityanand ji कि एक बार फिर से statement देके सारे figures दे दिए जाए. Thank you. Sir, now the point is, yes, as far as development is concerned, I'm not going to detail about it because it will be repetitive. Jugal Kishore ji ने पूरा आपको बताया. Not only new projects have been introduced, but some of those projects which were of national interest, which were of vital interest, were also held back. Now again, I'm going to Gaurav Govai ji
1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, जब पंडित जी प्रधानमंत्री थे, जनरल अयूब खान थे पाकिस्तान में। उस ट्रीटी के तहत इंडिया गॉट 3 रिवर्स, पाकिस्तान गॉट 3 रिवर्स, इंडस, झेलम, चनाब went to Pakistan. This is sharing of the river waters because partition had happened, so this was another issue pending. India got Satluj, Vyas and Ravi, Ravi being the biggest. जब भी हमारा पाकिस्तान से कोई झगड़ा होता तो कोई बुद्धिमान नेता खड़ा होकर के कह देता कि पाकिस्तान का पानी रोक दीजिए। It happened about 4 or 5 years back and I raised this issue कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दीजिए, उनको शायद इस बात का भी इल्म नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं कि हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के साथ द मेजर शेयर ऑफ द रावी वाज आवर मेजर वाटर। देयर वाज अ डैम कॉल्ड शाहपुर कंडी। ड्यूरिंग शेख अब्दुल्ला's regime it was conceived and also stalled, रोक दिया गया। Why? Maybe there was some vote back consideration कि कौन से region को, it would have irrigated and made far surplus the entire border belts of Punjab and Jammu and Kashmir. As a result of which, the entire share of India's water through River Ravi was flowing into Pakistan. It was only with the personal intervention of Prime Minister Modi, 2 years back, fresh draft was prepared, and this, I think, dam, the project is going to be completed by this year end. Yes, Minister, now I think... Yes. So what I'm trying to say is... Yes, yes. Dada, Ravi River is as much yours. See, Dada, Ravi is as much yours as Hooghly is mine. Right. Don't you agree? जैसे बंगाल का हुगली है. Yes, Minister, please. So what I'm trying to say, Honorable Speaker, that these are serious subjects. Let's not get into the politicking of it. Let's take the rationale of it. And it's very easy to say, अरे साहब जब से हुआ तो ये हो गया मैंने उस दिन भी कहा था कि पहले हमें रामराज छोड़ के गए थे क्या, जो हमने बिगाड़ दिया. और अगर वाकई if you have this conviction, if you are saying this with conviction कि 370 के हटने के बाद ही सारा तहस नहस हुआ, then have also the courage to say that if Congress comes back tomorrow, our main agenda would be we would restore 370. वो भी नहीं कहते आप, क्योंकि लगता है कि फिर एक आज जो प्रदेश बचा है वो भी जाएगा. So let's be rational, let's be grounded in making arguments on a subject as sensitive as Jammu and Kashmir. And I hope in the rest of the discussion when we hear the Finance Minister, we'll confine ourselves concentrating only on the budget. Thank you. चेयरमैन साहब, पहले तो Very brief. कई बार मेरी ख्याल से भाषा का समझ की प्रॉब्लम आ जाती है. आप चेयर पर हैं, बहुत सीनियर एमपी यहां पे बैठे हैं और रहे हैं. सर, अगर इस हाउस में भाषा की मर्यादा नहीं रहेगी तो ये हाउस और दुनिया देख रही है हमें, हम बकवास शब्द यूज कर रहे हैं. कहां तक गिरेगा ये पार्लियामेंट? इसकी भाषा कहां तक जाएगी? मैं खास तौर पे मंत्री जी का पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं, बाकी ये जरूर इन लोगों की खास तौर पे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए. क्या यहां यूज करना है? Any member use unparliamentary words, that will be removed. That will be removed. ये रोकना चाहिए. ऐसी बातें क्या हमें क्या मैसेज जाता है? तो मैं, क्योंकि होम कमेटी में मैं कश्मीर मौका मिला जाने का, तो 2-3 चीजें, क्योंकि सारा बहुत विस्तार से सब कुछ रखा है, लेकिन 2-3 चीजें जो वहां पे हमें प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट किया था, वहां पे खास तौर पे हाउस बोट वालों ने, वो छोटी छोटी बातें हैं उनकी, क्योंकि ये यूनिक एक वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसके लिए, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, लोग गए नहीं, उसके लिए चाहे उनकी लकड़ की मदद, टिम्बर की, खास तौर पे उन्हें छोटी छोटी ये चीजें हैं जिससे वो दोबारा हाउस बोट हैं जो अपनी चला सकेंगे. दूसरी, इकोनॉमिक जोन वहां पे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के,
अगर उनको जरूर कोई बेनिफिट दिया जाए तो वो दोबारा चल सकेंगे, क्योंकि दुनिया में वो मशहूर हैं। दुनिया में हमारे वहाँ की चाहे शॉल्स हैं चाहे बाकी हैं, वो मशहूर हैं वहाँ की। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं मैम, क्योंकि वहां पे सेंट्रल फोर्सेस बहुत हैं, तो सेंट्रल फोर्सेस का खर्चा है जो, ठीक है आप काफी अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन 10% है जो 10% है वो स्टेट के ऊपर पड़ता है। 370 के बाद और सिक्योरिटी वहां पे बहुत ज्यादा हमें लगाने की जरूरत पड़ी है, तो ये तो देश का काम है। तो लगातार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ये रिक्वेस्ट करती रही है, बार बार भी ये बोझ हम नहीं उठा सकते। इसके लिए जरूर जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं, सीआरपी है, सीएसएफ है, बीएसएफ है, इंडो तिब्बतियन पुलिस हैं और फोर्सेज हैं, उसका जो पैसा है जरूर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि वहां पे जो लोगों की स्कीम के लिए जब भी हम कोई ना कोई पैसा पैकेज देते हैं तो इसमें पैसा बड़ा उनका खर्च हो जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। और आखिरी में जो भी हमारी सेंट्रल स्कीम्स है, चाहे मैम उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो नहीं आए, इसके लिए चाहे जल शक्ति की प्रोग्राम्स, वो जल जीवन मिशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ है, रिहेबिलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, पावर डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी मैम तकरीबन अक्टूबर 27 और 2021 का वहां पे पैसा सेंट्रल स्कीम्स का रुका हुआ है, क्योंकि वो इसका कोविड के दौरान या किसी कारण के दौरान वो इसकी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सके। और खास तौर पे मनरेगा, जितना मैं समझता हूं हिस्टोरिकल फॉल्टी है वहां पे मनरेगा जो चल रही है, इतना पैसा गया है तो उसके बाद बहुत पैसे में वहां पे कई चीजें ऐसी हैं जो इसकी इंप्लीमेंट करने में वहां पे कमी है, ये इसको जरूर देखना चाहिए। और आखिरी बात मैम, वहां पे हम कश्मीरी पंडित, जो बहुत ही दुखदाई बात है, हमने पंजाब में भी ये देखा है, कश्मीरी पंडित ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है वहां पे, लेकिन असली बात यह है कश्मीरी पंडित वहां से आ चुका है, ठीक है उनके लिए उनके घर उनकी जमीन दोबारा उनको भेजना भी चाहिए, लेकिन मैम आज उस स्टेट में अगर कोई मिनॉरिटी बची है तो वो सिख हैं। अगर वहां चाहते हैं भी वो मिनॉरिटी रहे तो सिखों को एक पीछे उनके ऊपर हमले भी हुए हैं, जरूर एक स्पेशल उन्हें 2 बटालियन सिखों की वहां पे खड़ी करनी चाहिए, उसमें खास बजट देके भी वो मिनॉरिटी वहां पे सिखों की जम्मू कश्मीर में रहे। जो पिछले टेरर अटैक हुए उनके ऊपर, चाहे वो टीचर थे, मैं उन्हें मिलने भी गया था, एक दहशत का माहौल है। हम दोबारा कश्मीरी पंडितों की तरह सिखों के वहां पे मत खोले, इसलिए सिखों के लिए खास स्कीम लाई जाए और 2 बटालियन है जो वो फौज की वहां पे या पैरामिलिट्री फौज की खड़ी करनी चाहिए। थैंक यू चेयरमैन साहब, आपने टाइम दिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच Mr. Chairperson. Before I commence the discussion on the budget and the demand for grants for Jammu and Kashmir, may I once again reiterate my objection that Rule 205 of the Rules of Procedure and the Conduct of Business of the Lok Sabha is a fundamental rule. It constitutes what could be called one of the pillars of the basic structure on which this temple of democracy runs. And so, therefore, it is my contention, Mr. Chairperson, and I asked for a ruling on it in the morning, it is not, it cannot be amended using, or it cannot be waived using the amending powers or the suspension powers of Rule 388. I would, in all humility, request the chairperson, the chair, that a ruling on this particular point, where the word used in Rule 205 is not may, it is shall, and there are no extraordinary exceptional circumstances why the debate has to be held on the same day as the budget documents have been tabled, and this, in my respectful submission, sets an extremely unhealthy precedent and may in future be extrapolated to situations which are far, far more serious than what we are confronting today. So, therefore, I would request that my objection be noted, Mr. Chairperson, sir. Number 2,
अंतर्गत हो जाए। नहीं, ऐसा इंटरप्रिटेशन ही यादव गलत है। साहब, I have requested for a ruling because in my estimation 205. I'm not. Yadav साहब, I am not yielding. मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, पर 388 में पावर स्पीकर को है, उसको अंडरमाइन नहीं करना। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इस नियमावली का बेसिक स्ट्रक्चर है, और मैं इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय से रूलिंग चाहता हूं कि क्या वो रूल जिसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है, the house shall not discuss, can those rules be suspended? Why did you do it in 2014? That also you please explain. Well, you should have pointed it out in 2014. You were sitting here, you should have pointed it out. That is not an excuse. Mr. Parliamentary Affairs Minister, you were sitting here on these benches. If we were doing wrong, why didn't you point it out at that point in time? Honorable Is that a defense? Sir, no. I am sorry. That is not a defense. Sir, I would like to just say, you could have pointed out as one thing. No, he could have. Sir, let me say this. He could have pointed out as a very, very powerful line to say, but all of us will have to accept the chair's pronouncements. We followed that in 2014. Forgetting that, if you raise the question again, that the chair's ruling exists on this, even as far back as 2014. The issue shouldn't have been raised at all. There is a precedent. Mr. Chairperson, sir, I am asking for a ruling. In fact, I didn't yield to the Honorable Finance Minister, but notwithstanding that, if she wanted to make her point, well, she has that discretion. But I would again like to reiterate before I start this discussion, Mr. Chairperson, that on this particular point, with regard to the budget, which is the sacrosanct duty of this House, can a violation of procedure in this manner be done? My second fundamental objection, Mr. Chair, and I would request you, please do not subtract this from my time. Jammu and Kashmir is not the only union territory in this country. Jammu Kashmir कोई अकेला केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं. चंडीगढ़ भी है, लक्षद्वीप भी है, दमन और दीव भी है. तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी सत्ता पक्ष से ये जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर इस सदन में अलग से चर्चा कैसे हो रही है और क्यों हो रही है? अगर आप ये परंपरा डालना चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के जो बजट हैं उनकी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए, तो फिर तो सारे केंद्र शासित प्रदेशों के बजट की होनी चाहिए, फिर चंडीगढ़ के बजट की भी होनी चाहिए, फिर दमन दीव के बजट की भी होनी चाहिए, फिर लक्षद्वीप के बजट की भी होनी चाहिए. ये जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर अलग से चर्चा क्यों हो रही है? ये अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का विषय है और इसके ऊपर भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि चेयर की तरफ से इसके ऊपर कोई ना कोई रूलिंग दी जानी चाहिए कि क्या ये परंपरा अगर हम डाल रहे हैं तो अगली बारी हर केंद्र शासित प्रदेश के बजट की चर्चा इस हाउस में होगी. मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका स्वागत करता हूं, बट देयर कैन नॉट बी डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स. रूल्स नीड टू बी अप्लाइड इन अ यूनिफॉर्म मैनर. एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, द रिकॉर्ड शुड बी क्लियर. सस्पेंशन ऑफ रूल 205 has been agreed by the House and not only by the Speaker. That was first approved here in the House. No. We asked for a division which was not allowed. Therefore, it is for the House to take a view whether any rule is to be suspended or not. When any such motion for suspension is brought before the House by Honourable Minister or any other member, subject to permission of Honourable Speaker. And the other point which we want a ruling, I think the matter is clear now. The House functions not only by rules and directions, House also functions on precedents. And many a time, we have a rules committee. Rules committee can consider,
if there is some difference during implementation of certain rules, then the Rules Committee will take cognizance of it. So in that respect, I believe what is being raised by Honorable Member Mr. Tiwari can also be deliberated in the Rules Committee. But final say is of Honorable Speaker and also of the House. Budget of Union Territories, I would just like to mention here, without legislature, is included in demand for grants of the Union Ministry of Home Affairs. I think that settles. Let us start this. Let us start this. नहीं, सभापति महोदय, नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं। मनीष जी सीनियर मेंबर हैं और मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। मतलब जब वो अपनी सरकार में भी थे तो कई एक बार उन्होंने जो देश के लिए जेन्युइन चीज थी वो उठाया, इसलिए मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं। संजोग से हम दोनों साथ ही इस पार्लियामेंट में आए। मैं ये देख रहा हूं पहली बार, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मनीष तिवारी जी कह रहे हैं सभी रूल का जो अंतिम जिस्ट है सर 389, जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि वो स्पीकर को इस सभा को संचालित करने के लिए सारा अधिकार देता है कि स्पीकर सारे रूल को, सारे कानून को स्थगित कर सकते हैं, और 389 के बाद यदि स्पीकर की रूलिंग आ गई है फिर इसके ऊपर चर्चा कहीं से मैं उचित नहीं समझता हूं। ठीक, ओके, थैंक यू मिस्टर तिवारी। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी मैं इस चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि मुझे 12:45 पर ये जो बजट के कागज हैं ये प्राप्त हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आइंस्टाइन भी चाहते तो वो 1.25 घंटे में इस सारे जो बजट के दस्तावेज हैं, शायद 7 किताबें हैं, उनको अपने संज्ञान में ले पाते। और मैं अपने आप को कोई आइंस्टाइन नहीं मानता हूं, और इसलिए I would like to plead ignorance that I have not been able to read this budget. And I would like to place it on record that it is humanly possible to read this budget. और इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर चर्चा है, बजट उसका एक माध्यम है, तो जो एक सार्वजनिक जानकारी है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी आर्थिक परिस्थिति को लेकर, उसके बारे में मैं अपना वक्तव्य इस सदन के समक्ष रखूंगा। मैंने बहुत जल्दी से कोशिश की कि जो माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसको पढ़ने की कोशिश करूं। उनके बजट भाषण के 35वें सफ़े पे जो पैरा 13.1 है, उसमें वो कहती हैं कि द बजट 22-23 for Union Territory of Jammu and Kashmir shall focus on good governance, deepening grassroots democracy, accelerated development and inclusive growth, facilitating investment and industrial growth, infrastructural development for improving quality of life, and employment, youth initiatives, and women empowerment, and broadening social inclusion. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे आर एक्सट्रीमली नोबल सेंटिमेंट्स। पर जो जमीन की हकीकत है, जो जमीनी परिस्थिति है, वो जमीनी परिस्थिति कुछ अलग है। इस सदन में 6 अगस्त 2019 को जब ये फैसला हुआ कि धारा 370 को हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर राज्य, जिसकी संरचना वर्ष 1822 से लेकर वर्ष 1846 के बीच में की गई, उसका विभाजन कर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, तो सत्ता पक्ष के तरफ से 2 दलीलें रखी गई। पहली दलील ये रखी गई कि इस प्रक्रिया से जम्मू और कश्मीर का जो भारत के साथ विलय है वो और सुदृढ़ होगा। द स्टेट विल बी इमोशनली इंटीग्रेटेड।
और दूसरा जो उद्देश्य बताया गया, इससे जम्मू और कश्मीर में जो विकास का कार्य है वो और तीव्र गति से होगा। आज 33 महीने हो गए और इन 33 महीनों में क्या ये जो दोनों लक्ष्य हैं इसको पूरा करने में सरकार सफल हो पाई है? और मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि उसका जो जवाब है वो ना में है। और मैं उसको प्रमाणित करने के लिए इस सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। आज भी जम्मू कश्मीर में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है वो चिंताजनक है, और जितनी परिस्थिति 2019 में संवेदनशील थी, 2022 में भी स्थिति उससे ज्यादा ही असंवेदनशील है। जम्मू कश्मीर एक सरहद का राज्य है और सरहद के राज्य में जो सरहद पे होता है उसका असर सीधा सीधा राज्य के अर्थव्यवस्था के ऊपर, राज्य की जो सोसाइटी है उसके ऊपर पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में वर्ष 2018 से अगर आप उठा के देखिए तो वर्ष 2018 में 2936 सीज फायर वायलेशन हुए थे। 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो यह बढ़कर 3279 हो गए। वर्ष 2020 में ये 5100 हो गए और वर्ष 2021 में इसके बावजूद कि पाकिस्तान के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर आम सहमति बनी, वर्ष 2021 में भी जो ये सीज फायर वायलेशन थे ये 664 थे। और मैं इसलिए ये आंकड़े सदन के समक्ष रखना जरूरी समझता हूं क्योंकि वर्ष 2004, 2005, 2006 और ऑलमोस्ट 2000 इन तीनों सालों में तो शून्य थे, पर वर्ष 2013 तक ये सीज फायर वायलेशन 100 से कम रहे थे। और ये जो आंकड़े हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल 2020 से जो पूर्वी लद्दाख में परिस्थिति है वो अत्यंत ही संवेदनशील है। चीन की फौज उन इलाकों में घुसी हुई है जिनको भारत अपनी सरजमीन मानता है, और 2020 से लेकर आज तक जो परिस्थिति है वो और जटिल हो गई है क्योंकि ये जो रूस और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, इमरान खान का मॉस्को जाना, इस झगड़े के बीच में 4 फरवरी को जो अग्रीमेंट साइन हुआ है चीन और रूस के बीच, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंटरिंग अ न्यू एरा, इससे परिस्थितियां पिछले और 3 साल में जटिल हुई हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव भारत के सरहद के सूबों पे पड़ता है। और मैं भी एक सरहद के सूबे की यहां पे नुमाइंदगी करता हूं, तो इसलिए इस सरकार को बहुत ही गंभीरता से बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर की व्यवस्था पे, वहाँ के वायलेंस पे, वहाँ की घटनाओं पे, उस पे जो उनका बयान आ रहा है वह बयान सही नहीं है, गलत है। आप हम नहीं बिल्कुल। और दूसरा कि अभी इसी सदन को अवगत कराया गया है फर्स्ट सिटिंग में कि क्या वहाँ की स्थिति है, इसलिए एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था और विपक्ष का क्वेश्चन था। तो आपको मौका मिलेगा ना, आपको मौका मिलेगा। अगर आप मेरे वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखते, आपको मौका मिलेगा, अब रिबट कर दीजिएगा। लेकिन बीच में जो गलत आंकड़े दे रहे हैं जिसको सदन में चेयरपर्सन सर, सही आंकड़ों से Mr. Chairperson, sir, I find this incredible that minister after minister is standing up and interrupting. Does a member not have the right to be able to articulate what he says in this house? Have they not read Article 105(2) of the Constitution? Are they not aware of the privileges which members of Parliament have? I mean, I find this to be highly objectionable. That you are not even allowing me to say, as a member of this house, what I have a constitutional right to say. Hey, what? Please. Supriya ji is saying that I should be flattered that all ministers are replying to me. So in that spirit, I will continue my...
This is a privilege on the part of a member that the ministers are intervening. It's absolutely, it's a credit on you. So मैं अध्यक्ष जी बहुत ही जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए कि 2019 में जो कदम उठाए गए उससे जो भारत की सरहद के ऊपर परिस्थिति है वो सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई कि उसके ऊपर जो चिंताएं हैं भारत की वो बढ़ी है। ये एक बहुत ही गंभीर संवेदनशील सवाल है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको जरूर अपने संज्ञान में ले। दूसरा सवाल मैं अध्यक्ष जी उठाना चाहता हूं, जो आज मैं सुबह एक सरकारी आंकड़े पढ़ रहा था और उस वक्तव्य में ये लिखा था कि 70% जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए उनको मार गिराया गया। 70% of those locals who had joined the militancy were neutralized. पर जो चिंता का विषय है वो चिंता का विषय ये है कि क्या वर्ष 2019 से जो लोकल नौजवानों का इस आतंकवादी गतिविधियों में उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि क्या वो बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जरूर इसको बहुत ही गंभीरता से अपने संज्ञान में ले। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि इस सदन में 8 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और 18 अक्टूबर 2020 को माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड का जो विषय है उसके ऊपर जल्द निर्णय होगा, जल्द फैसला होगा। आज हम मार्च 2022 में हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में 2019 में दिया या उसके बाद कई बार माननीय गृह मंत्री ने दिया, सरकार उसके ऊपर कब अमल करने जा रही है? कब जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करने जा रही है? इसके साथ साथ अध्यक्ष जी आजकल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। वहां पे नए विधानसभा के क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि उस प्रक्रिया से वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है और एक ये आम बात है कि राजनीतिक पार्टियों को उस सारी प्रक्रिया में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उसके साथ साथ कई जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आरक्षण की वजह से कहीं ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि जो लोग आरक्षण से बाहर हैं वो कंप्लीटली अनरिप्रेजेंटेड रह जाए। और इसके अलावा एक चीज मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रदेश की संरचना में महाराजा रंजीत सिंह का एक बहुत बड़ा रोल था। 1822 में उन्होंने राज तिलक किया था राजा गुलाब सिंह जी का, तो इसलिए वहां पे जो सिख माइनॉरिटी है उसको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रावधान देने के लिए, जैसे यहां पे एंग्लो इंडियंस को हम रिप्रेजेंटेशन देते थे क्योंकि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल रही नहीं, तो क्या जो वहां पे सिख माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी को आप उस विधानसभा में प्रतिनिधित्व देंगे, कुछ सीट्स को वहां पे रिजर्व करेंगे? इन मुद्दों के ऊपर चिंता करने की जरूरत है। अब मैं वहां की इंडस्ट्री के ऊपर आता हूं। एक बात जो कही गई थी कि जब धारा 370 हट जाएगी तो बाहर से बहुत सारे निवेशक आएंगे और जम्मू और कश्मीर में उद्योग लगाएंगे, जिससे वहां पे जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। अब जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुए हैं उसके हिसाब से अभी तक 99.9% जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने की याचिका दी है वो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। The moot point being there is negligible interest
by investors outside Jammu and Kashmir for investing in that state. अब आप स्टेट की इंडस्ट्री की हालत देख लीजिए, और मैंने ये आंकड़े सदन के समक्ष एक बारी पहले भी रखे थे कि कश्मीर में तो इंडस्ट्री है नहीं। जम्मू में जो 3 जिलों में इंडस्ट्री थी, जम्मू, सांबा और कठुआ, उसमें से जो टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे 12,997, उसमें से 5,890 काम कर रहे हैं और 7,107 इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो चुके हैं। और अध्यक्ष जी, ये बहुत चिंता की बात है कि अगस्त 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो पहले 4 महीने में ही जो ह्यूमन राइट्स इन J&K करके एक संगठन है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। और अगर जम्मू कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों को आप संज्ञान में ले, पहले 120 दिन में 17,877 करोड़ का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन और हैंडीक्राफ्ट्स, जो बेसिक इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं ये सारी बातें सदन के समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर एक बहुत ज्यादा ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है। चाहे आप इंटरनेट शटडाउन्स की बात कर लीजिए, 5 अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक 2213 दिन इंटरनेट बंद रहा। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक 100 बारी इंटरनेट को बंद करना पड़ा। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो जम्मू कश्मीर का पूरे अगर भारत को संज्ञान में ले तो उस मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू एंड कश्मीर का अभी भी बहुत ऊपर है। इसके अलावा स्कूल बहुत सारे दिन वहां पे बंद रहे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है अध्यक्ष जी कि जिस विचारात्मक उद्देश्य को लेकर यह सरकार अगस्त 2019 में चली थी कि आर्टिकल 370 को, धारा 370 को धराशायी करके और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू और कश्मीर का विकास, तरक्की, उनके नौजवानों को रोजगार, उनके जो इंडस्ट्री है उसकी खुशहाली होगी, क्या उन उद्देश्यों में सरकार सफल हो पाई है? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो मैंने थोड़े बहुत आंकड़े देखे हैं, जो बजट प्रस्तुत किया है माननीय वित्त मंत्री ने, उसमें जो प्रशासनिक बजट है, प्रशासनिक बजट में से 73% पैसा होम डिपार्टमेंट पे खर्चा रहा है। तो अगर 73% पैसा आप सुरक्षा पे खर्च रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि जो परिस्थितियां हैं वो सुधरी नहीं है। मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया।